નમસ્કાર CB24 ન્યૂઝ સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સમાચાર એજન્સી ANIને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં તાજેતરમાં સંસદમાં રજૂ કરાયેલા 3 બિલ અને તેના વિરુદ્ધ વિપક્ષના વિરોધ વિશે વાત કરી છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે 130માં બંધારણ સુધારા બિલ અંગે એક ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો છે. આ ઇન્ટરવ્યુમાં તેમણે ANIને વિપક્ષના વલણ વિશે જણાવ્યું હતું કે આજે પણ તેઓ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે જો તેઓ ક્યારેય જેલમાં જશે તો તેઓ સરળતાથી જેલમાંથી જ સરકાર બનાવશે. 130માં બંધારણીય સુધારા બિલ સામે વિપક્ષના વલણ અંગે શાહે કહ્યું કે આ લોકો હજુ પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે જો તેઓ ક્યારેય જેલમાં જશે તો તેઓ સરળતાથી જેલમાંથી જ સરકાર બનાવશે. તેઓ જેલને CM હાઉસ, PM હાઉસ બનાવી દેશે અને DGP, મુખ્ય સચિવ, કેબિનેટ સચિવ અથવા ગૃહ સચિવ જેલમાંથી જ આદેશ લેશે. ANIને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં શાહે કહ્યું કે વિપક્ષ ઈચ્છે છે કે જો તેઓ જેલમાં જાય તો તેઓ ત્યાંથી સરકાર ચલાવે. જેલ CM હાઉસ અથવા PM હાઉસ બને. અધિકારીઓએ જેલમાંથી જ આદેશ લેવા જોઈએ. આ લોકશાहीની गरिमाની विरुद्ध છે. इससे एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर कह लीजिए जो भी एक अधिकारी को नहीं मिल जाता कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सीनियर हो जाता है. स्मिता जी, आप ऐसे बात करिए जिसमें जैसे इस देश में कोई कोर्ट ही नहीं है. बट कोर्ट में डिलेज होते हैं ना सर. ये कानून आने के बाद नहीं होंगे क्योंकि कोर्ट को तुरंत इंटरवीन करना पड़ेगा. किसी चुने हुए प्रतिनिधि को खारिज करने का प्रावधान हुआ है. मैं तो उल्टा कहता हूं, इससे यस और नो जो होना है वो जल्दी हो जाएगा. तो प्रेशर कोर्ट्स पे होगा डिक्लेयर करने के लिए. प्रेशर होगा ये कहना ठीक नहीं है. हाँ. मगर हमारी कोर्ट भी पर उसी सुनिए ना, हमारी कोर्ट भी कानून की गंभीरता को समझती है. जब 30 दिन के बाद पद छोड़ना है तो वो उसके पहले इसका फैसला करेगी कि बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. हाईकोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ. हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है. चलिए, अब कानून में प्रावधान हो गया. मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते. पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है. लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था. कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए हैं. कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई. इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में. जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए. अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है, क्योंकि जब पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा. खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए. एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा. 130માં બંધારણીય સુધારા બિલનો વિરોધ કરવા બદલ કોંગ્રેસની ટીકા કરતા શાહે રાહુલ ગાંધી ઉપર સીધો જ પ્રહાર કર્યો. अगर मैं अब पूछता हूं, आप मुझे पूछ रही हैं, तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो. मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है. मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने. तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है. उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर पूछ लो उनको. तो आपकी जो एनडीए, તેમણે કહ્યું, લાલુ યાદવને બચાવવા માટે મનમોહન સિંહ દ્વારા લાવવામાં આવેલા વટહુકમને રાહુલ ગાંધીએ ફાડી નાખ્યો હતો. જો તે દિવસે નૈતિકતા હતી તો શું આજે નથી? કે પછી 3 વખત ચૂંટણી હાર્યા પછી હવે નૈતિકતા ખતમ થઈ ગઈ છે? ये इरिवर्सिबल हो गया ना. ये जो केसेस हो जाते हैं, अगर उनको पद छोड़ना पड़े तो ये इरिवर्सिबल हो ना.
जमानत मिलने के बाद वो फिर से ले सकते हैं। हमारा इतना ही है कि जमानत नहीं होती तब तक आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। तो चलो जमानत मिलने में 30 की जगह 40 दिन हुआ, तो 40 दिन के बाद आप शपथ ले सकते हो। इसमें कोई जुडिशियल प्रोविजंस हैं क्या इस बिल में कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट सुरक्षित महसूस करे एक यही सबसे बड़ा सुरक्षित महसूस करने का कारण है कि 30 दिन के बाद अगर आप इस्तीफा देते हो, उसके बाद में आपको जमानत मिलती है, जब चार्जशीट हो जाए वगैरह वगैरह, और जमानत अगर मिलती है तो आप शपथ ले सकते हो। इससे असुरक्षित होने का कोई भाव रखने का लोगों के कारण नहीं। नजरिए में आप અમે આ વિચારને સંપૂર્ણપણે ફગાવીએ છીએ। તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે 130માં સુધારામાં જો કોઈ નેતાને 30 દિવસમાં જામીન ન મળે તો તેણે રાજીનામું આપવું પડશે અને વડાપ્રધાને પોતે તેમના પદને તેના કાર્યક્ષેત્રમાં લાવવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો। गिल्टी साबित हो गए ना, अगर आपको इस्तीफा देना है, फिर से इलेक्शन लड़ना है। ऐसा है, इसके पहले कितने स्टेज आते हैं पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले एफआईआर होती है और सीबीआई है तो पीई होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। एफआईआर होती, एफआईआर पर आप स्टे ले सकते हो। हाँ। उसके बाद में आपकी पूछताछ होती है, इस पर भी स्टे ले सकते हो। इसके बाद में आपका समन निकलता है, उसके बारे में भी आप स्टे ले सकते हो, और अरेस्ट पर भी स्टे लेते हो, और अरेस्ट होती है तो फिर जमानत के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये 5 स्टेज आते हैं, रातों रात कुछ नहीं होता। मगर करप्शन में अगर आकंठ आप डूबे हुए हैं तो फिर तो अरेस्ट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। फिर भी अगर बाद में जमानत होती है तो आप फिर से शपथ ले लो भाई। मगर एक बात आप